देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेटा कटिंग, क्या कटिंग, और मोस्ट कॉमन है स्टेम कटिंग। वही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हुए क्या ग्रो करना है, एक नया प्लांट। अब इसमें सबसे पहले स्टेम कटिंग, जैसे आपने सुना होगा रोज, क्लियर ना, जो गुलाब का पौधा होता है उसकी स्टेम को काट के लगा देते हैं, वो वहां पे क्या होती है, ग्रो कर जाती है। तो स्टेम कटिंग इज द मोस्ट कॉमन, किसके अंदर, रोज के अंदर। ये किसमें देखी जाती है बेटा, शुगर केन में भी। अब देखें यहाँ पे इसकी कुछ प्रोसेस होती है, इसको करने की अगर आप अच्छे चाहते हैं इस तरह से कि सबसे पहले स्टेम कट करें, किसकी, एक ब्लेड से हो जाएगी आराम से, शार्प ब्लेड से, एक छोटे नाइफ से, क्योंकि पतली सी स्टेम होती है रोज की, कांटे लगे रहते हैं उस पर, क्लियर। तो उसको स्टेम पतले से नाइफ से या एक ब्लेड से उसको आराम से कट करें और उसको सॉइल में डालें। अब सॉइल में देखें यहाँ पे इसमें कुछ ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन। क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन पढ़ाया था। ऑक्सीजन क्या रूट का इनिशिएशन करा देगा, क्लियर ना। रूट मिलता ही कहाँ है, ये रूट की और शूट की टिप्स पे, तो रूट इनिशिएशन करा देगा। रूट इनिशिएशन हो गया मतलब अब हमारा प्लांट चाहिए, क्लियर। क्योंकि हमारे स्टेम की तो हमको इतनी नीड नहीं थी, स्टेम तो हम वैसे ही लेके आ रहे हैं कि एक स्टेम कट करके लाके लगा रहे हैं, बस अब हमें उसमें किसकी ग्रोथ चाहिए, रूट की। तो हम उस सॉइल में क्या डाल सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन। क्या डाल सकते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डालेंगे तो यहाँ से रूट इनिशिएशन बढ़ जाएगा। तो ये मैं आर्टिफिशियली कर रहा हूँ कि प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है स्टेम, उसको कट करके सॉइल में लगा रहा हूँ, और क्या किसकी ग्रोथ हो रही है, एक नए प्लांट की। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, पर कैसा है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कैसा है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसी तरह एक और ये इसमें परफॉर्म किया जा सकता है, किसमें बेटा, शुगर केन में। किसमें, शुगर केन। यार शुगर केन की भी स्टेम को, अगर शुगर केन आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो खुद एक स्टेम है, उसको भी अगर कट करके कहा सॉइल में अगर ग्राफ्टिंग या प्लांट करते हैं आप उसको, तो वो क्या करेगा, एक नए प्लांट में। ये जनरल मेथड्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना कोई नहीं, सीधा इसका नाम, डेफिनेशन और एग्जांपल। जैसे रीजनरेशन की डेफिनेशन किसमें होता है, या फिर सवाल ऐसे पूछेगा, नेम द टाइप ऑफ मेथड बाय व्हिच प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस। द टाइप ऑफ मेथड इज रीजनरेशन, डिफाइन इट। इस तरह नॉर्मल सवाल है इसमें, which method is most common in the rose plant, उसके बारे में 2-3 सवाल। स्टेम कटिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी कौन सा, स्टेम कटिंग। रोज इससे बहुत क्लियर है। नॉर्मली जिसको भी गुलाब का पौधा, वो कहीं और जाएगा, बोले यार हमें गुलाब उगाना, उसकी एक स्टेम कट करके लगा, बहुत इजी तरीका है स्टेम कटिंग, क्लियर, ठीक है। दूसरा देखें बेटा, इसमें कटिंग के बाद आती है लेयरिंग। क्या आती है, लेयरिंग। देखो लेयरिंग कैसे करते हैं, जैसे समझे कि एक प्लांट है और इसकी कुछ ये ब्रांचेस है। क्या है, इसकी कुछ ब्रांचेस है। ये जैसे पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा आपको जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, हाँ वावा, स्पेलिंग होती है वावा, जैस्मिन, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, वावा। अब देखें इनकी स्टेम जो ये ब्रांचेस है ये फ्लेक्सिबल होती है। यहां से क्या करते हैं बेटा, इस ब्रांच को नीचे की तरफ खींचते हैं, या ना, या इस मिडल पार्ट को, इस मिडल पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ से नीचे सॉइल है, नीचे क्या है बेटा, सॉइल है, इस मिडल पार्ट को यहाँ नीचे की तरफ खींचेंगे और इसको क्या करेंगे, इस सॉइल के अंदर बरी कर देंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ इसको किसके अंदर बरी कर दिया, सॉइल के अंदर। क्या इसका जो अपर पार्ट था स्टेम का, ये पूरी स्टेम चल रही थी इधर, ब्रांच कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, एक ब्रांच है ये प्लांट की, फ्लेक्सिबल है। तो इसको यहाँ से सॉइल में कवर करके इसको लेयर कर दिया, किससे लेयर कर दिया, सॉइल से। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, लेयरिंग। अब देखो ब्रांच है नहीं, एक तरह की स्टेम है, फ्लेक्सिबल स्टेम है, क्या नोड्स इंटरनोड्स होंगे। यहाँ ये किसकी ग्रोथ हो जाएगी, रूट्स की, ऊपर नया प्लांट चालू हो जाएगा, हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, नया प्लांट। तो ये प्रोसेस को लेयरिंग कहा जाता है कि इन दिस प्रोसेस द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रांच इज लोवर्ड डाउन एंड इट इज कवर्ड विद द सॉइल। देखो कवरिंग करते टाइम बेटा, जैसे मैं यहाँ पे इसको कवरिंग कर रहा हूँ ऐसे नीचे लाके सॉइल से, क्लियर। तो मैं इसको रोकने के लिए एक आयरन नेल भी लगा सकता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट, पूरा उसने छेद करके रख दिया, एक हल्का सा सपोर्ट, यहाँ प्रेशर क्रिएट कर दिया ताकि ये ऊपर नहीं आए। एक बार रूट्स क्रिएट हो गई यहाँ से, है ना, हल्का सा यहाँ सॉइल पे बस प्रेशर क्रिएट करना है कि ये अपने फोर्स से ऊपर नहीं आ। ये इधर मेरा ओरिजिनल प्लांट चल रहा है, कोई दिक्कत। अब देखें जब ये इसमें रूट्स ग्रो हो जाएगी और यहाँ से ये इस तरह से प्लांट, तो हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर। तो ये कौन सा प्रोसेस हो, नहीं पहले कटने का, जब तक रूट्स नहीं आई, यानी ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, इधर से, और लीव्स नहीं आई तो खाना इधर से ले रहा है ना भाई। तुमने पहले ही कट कर दिया तो फिर इसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। अभी तक लीव्स नहीं आई तो ये खुद का फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, रूट्स आई है केवल। तो जब तक ये थोड़ा सा कंप्लीटली ग्रो नहीं हो जाता है, इसके बाद रूट्स और लीव्स दोनों नहीं आ जाती, दोनों आने के बाद हम इसको कट करेंगे। जब पहले ही कट कर दिया तो फिर इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अभी तक लीव्स नहीं आई। तो पहले ये ओरिजिनल पार्ट का प्लांट, ओरिजिनल प्लांट का पार्ट था,
तो ये न्यूट्रिशन अपना वहां से ले रहा था। जब कंप्लीटली ग्रो हो गया तो हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये कॉमन एग्जांपल है, जैस्मिन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, गुआवा हो गया, इनके अंदर कौन देखने को मिलता है बेटा, लेयरिंग। कौन सा प्रोसेस, लेयरिंग। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इस तरह से इनकी आगे से आगे ग्रोथ कराई जाती है। क्लियर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स यूज कर रहे हैं प्लांट के, कोई रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज नहीं हो रहे हैं, केवल वेजिटेटिव पार्ट्स, इसलिए एसेक्सुअल है। तो ये अलग टाइप का एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स के अंदर किस नाम से जाना जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जाना। कोई दिक्कत? तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले फिजन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन देखा, बडिंग देखी, रीजनरेशन देखा, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें हमने स्टेम का देखा, और स्टेम में हमने पोटैटो देखा और रनर ग्रास देखी, और इसके बाद हमने किसको देखा यहाँ पे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने सबसे पहले कटिंग देखी, और उसके बाद हमने किसकी बात की, लेयरिंग की, और कटिंग में भी स्टेम कटिंग। अच्छा सुनो, क्या पोटैटो एक स्टेम कटिंग का एग्जांपल है? अगर मैं आर्टिफिशियली पोटैटो को ग्रो करना चाहूँ तो निकालो, नाइफ से कट करो, बस वो पीस में क्या रहना चाहिए, बर्ड्स रहने चाहिए। तो पोटैटो क्या है, स्टेम है, मैं उसको कट करके ग्रो कर रहा हूँ। ये कैसा एग्जांपल है, स्टेम कटिंग। कैसा एग्जांपल है, स्टेम कटिंग। वो भी तो बैठे बैठे हुए हैं नहीं, उनकी रूट। अब देखें बेटा, तीसरा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन आता है जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। क्या नाम है, ग्राफ्टिंग। देखना इधर, ग्राफ्टिंग को समझते हैं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग, ध्यान से देखें इसको। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं बेटा, दोनों प्लांट्स की स्टेम को कट करते हैं। एक मतलब स्टेम इन द सेंस कि एक के पास तो होनी चाहिए रूट, और दूसरा पार्ट बनेगा हमारा शूट, सिमिलर वेराइटी में। क्लियर। और दोनों को लाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे सीधा डायग्राम देखो, ठीक है। देखें, ये एक प्लांट का पार्ट है जिसके पास क्या अवेलेबल है, रूट्स। अब मैंने इसमें इस तरह से कट लगाया है, इस कट को बोलते हैं स्लैंटिंग कट। क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग कट। क्लियर ना, एक एंगल के साथ, ऐसे सीधा नहीं काटा, इस पे एक एंगल के साथ काटा, इसे क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग कट। जैसे इस प्लांट को समझ लो, ये मैंगो का प्लांट है। किसका प्लांट है, मैंगो का। क्लियर। अब मैं दूसरा प्लांट लेके आता हूँ, वो भी सिमिलर मैंगो का रहेगा। दूसरा प्लांट, मैं दो प्लांट को कंबाइन करके एक नया प्लांट बना रहा हूँ। इस तरह समझे कि दो प्लांट है, एक मैंगो का तो फ्लेवर और टेक्सचर बहुत अच्छा है, पर उसकी साइज सही नहीं है। क्लियर ना, फ्लेवर यानी उसमें जो स्वीटनेस है, वो टेक्सचर है, वो बहुत सही है, पर उसकी साइज है। और दूसरा जिसकी साइज सही है पर उसमें फ्लेवर और टेक्सचर वो नहीं आ रहा। तो क्या इन दोनों कैरेक्टर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं। तो देखो, मैंने एक पार्ट तो ले लिया किसका, रूट्स का। या देखें, इस तरह से कंबाइन नहीं हो तो भी एक और चीज देख सकते हैं। एक मैंगो का प्लांट है जिसके रूट्स में वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत सही है। क्लियर। और एक मैंगो का ट्री है जो लीव्स और फ्रूट्स बहुत सही बना। तो हमने जिसकी वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी उसका तो क्या ले लिया, लोअर पोर्शन। और अपर वाला किसका ले लेंगे, जिसकी ब्रांचेस बहुत लंबी होती है, ब्रांचेस या वो लीव्स बहुत सही बनाता है, उसका हम कौन सा पार्ट ले लेंगे, अपर पोर्शन। तो देखें, जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे स्टॉक। क्या कहेंगे, स्टॉक। अब मैं अपर पोर्शन बना रहा हूं, देखें इधर, अपर पोर्शन भी बिल्कुल इसी तरह से कट होगा, स्लेंटिंग वे में। क्लियर। इसको नाम दिया स्कियोन। क्या नाम दिया, स्कियोन। ये दोनों अलग अलग प्लांट से लाए गए बेटा। क्लियर। ये वहीं का भी रह गया, इसको ऊपर से कट किया, और अपर वाला पोर्शन कहीं और से लेके आ रहे हैं, और फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो देखो, क्या ये कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, बिल्कुल सेम साइज में कट करना है, उसी एंगल के साथ, ताकि ये ज्वाइन हो सके। इस तरह से इसके एक के ऊपर लाके दूसरे को क्या कर दिया, रख दिया। क्या इस तरह से कुछ ज्वाइन हो जाएगा। अरे क्लियर। ज्वाइन करने के बाद बेटा हम इसको कवर करेंगे कॉटन क्लॉथ से। किससे, कॉटन क्लॉथ से, थोड़ा मॉइस्चर देके। यार कॉटन क्लॉथ से बाद हम इसके ऊपर कवर करेंगे पॉलीथीन। क्या कवर करेंगे, पॉलीथीन। इससे कवर करने का रीजन ये कि बेटा कोई जर्म्स वगैरह एंटर नहीं करता। क्लियर ना, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए प्लांट को घाव हो गया, तो यहाँ से जर्म्स एंटर करने के चांसेस बहुत है। एपिडर्मिस नहीं रही है भी यहाँ। क्लियर ना, प्लांट में भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये अगर डेड है तो कॉर्क है, लिविंग है तो एपिडर्मिस है। तो यहाँ से हम इसको कॉटन से कवर करने के बाद, कॉटन क्लॉथ से कवर करने के बाद बाहर इसकी रैपिंग कर देते हैं। किसके साथ, पॉलीथीन के साथ। कुछ दिनों में बेटा ये जो कट्स है इनकी क्या हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीलिंग। यानी ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अटैच हो जाएंगे, इनको हटा दो। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ, वेजिटेटिव पार्ट्स, कौन सी स्टेम, मतलब प्लांट में ये ऐसा पोर्शन जिसके पास रूट है उसे कहते हैं स्टॉक, और जो अपर पार्ट है उसे क्या कहेंगे, स्क्योन। जो ये मेथड है इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। इसे क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। कोई दिक्कत? तो ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। क्लियर। मैंगो में बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है।
ये देखेंगे। सर इसे हाइब्रिड भी कहता है। देखो पहला क्या पढ़ा, फ्यूजन, बाइनरी एंड मल्टीपल। सेकंड देखो बाइनरी के एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, क्लियर। और क्या ले लो इधर से, लेशमानिया। इधर से मल्टीपल में कौन आ गया था, प्लाज्मोडियम। सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था बेटा, सिस्ट ध्यान रखें, सिस्ट हमेशा बहुत है ना, अलग से एमसीक्यू में ध्यान रखें इसको कि अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती है तो प्लाज्मोडियम अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, उसे सिस्ट कहते हैं। और फिर उस सिस्ट के अंदर वो प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, बहुत सारे न्यूक्लियस, फिर हर न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठे होकर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन बन जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है सिस्ट ब्रेक होती है और सारे न्यूक्लियस यानी नए प्लाज्मोडियम बन चुके हैं, टाइनी प्लाज्मोडियम, वो कहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हमने देखा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद हमने देखा बडिंग, क्लियर। बडिंग के बाद हमने देखा रीजनरेशन, और रीजनरेशन के बाद हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें हमने स्टेम के थ्रू और किसके थ्रू, लीफ के थ्रू, क्लियर ना, ब्रायोफिलम इधर, रनर और ट्यूबर। फिर हमने बात की आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने देखी कटिंग स्टेम की, और एक हमने देखी लेयरिंग, और लेयरिंग के बाद हमने देखा ग्राफ्टिंग। कोई दिक्कत, क्लियर। अब देखें हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही तीसरा टाइप, पहला कटिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग, चौथा आता है मेरा टिश्यू कल्चर। क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन बोल रहे, टिश्यू कल्चर क्या आता है, टिश्यू कल्चर। इधर समझो, अरे समझ में आ रहा ना कैसे, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पाइरोगाइरा, बडिंग में हाइड्रा आ जाएगा और साथ में कौन आ जाएगा, ईस्ट। ईस्ट का बर्ड यूनिसेलुलर, हाइड्रा का मल्टीसेलुलर, इसमें कंटिन्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ईस्ट की सेल्स की क्या एक चेन बन जाएगी। रीजनरेशन में क्या ले लोगे, प्लेनेरिया, और हाइड्रा भी इंक्लूडेड है किसके अंदर, रीजनरेशन के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम, स्टेम में जैसे रोज ले लो, शुगर केन ले लो, लीफ में कौन आ रहा है, अच्छा इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें कौन आ गया, पोटैटो एंड रनर, यानी ट्यूबर और रनर, ये दोनों स्टेम हो गई। इधर कौन आ गया, ब्रायोफाइलम, कौन आ गया, ब्रायोफाइलम। इधर कटिंग में कौन आ गया, रोज और शुगर केन। फिर इधर यहाँ से लेयरिंग में कौन आ गया, जैसे जैस्मिन है, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, ये सब आ गए। फिर इधर ग्राफ्टिंग में मैंगो ले सकते और इनके प्रोसेसेस नहीं हो जाएगा, बट मोस्ट कॉमन देख रहे हैं। तो ये बॉटनी तो बहुत विशाल है, मैंगो के ऊपर कोई और नहीं, मैंगो के ऊपर कोई और लियोगे तो बोलते टिश्यू अरेंज ही नहीं होगा, उसका कोई सेम जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर ना। सेम जेनेटिक्स के मतलब सेम जीन्स क्या होने चाहिए कि मैंगो के साथ मैंगो यार। अब देखें इसी में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तीसरा आता है बेटा टिश्यू कल्चर, यानी लेबोरेटरी में प्लांट बनाएंगे। क्या करेंगे, लेबोरेटरी में प्लांट के एक टिश्यू लेके उसको कल्चर करेंगे हम। वो छोटा सा प्लांटलेट बनेगा, उसको थोड़ा सेफ कंडीशन में रखेंगे, फिर उसको नर्सरी में रखेंगे, नर्सरी के बाद उसको फील्ड में रिलीज करेंगे, क्लियर। नर्सरी में प्रोटेक्टिव कंडीशन रहेगी। तो समझते हैं टिश्यू कल्चर को, और यहाँ से कुछ वर्ड्स आएंगे, उन पर्टिकुलर वर्ड्स के आंसर ध्यान रखेंगे। टिश्यू कल्चर देखो बेटा, प्लांट की कुछ सेल्स के पास कैपेसिटी होती है कि वो पूरी की पूरी सेल्स क्या करती है, नया प्लांट बना सकती है। देखिए जब प्लांट टिश्यू पढ़ाया जाता है 9th में, तो आपने सुना होगा कि प्लांट टिश्यू को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक, क्या आता है, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरी तरफ आता है परमानेंट, क्या आता है, परमानेंट। दोनों में डिफरेंस समझें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्या है बेटा, टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ऐसा टिश्यू, टिश्यू किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू। ऐसी सेल्स जो अभी तक क्या कर रही है, डिवाइड, यानी जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी है, वो सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक। और यही वो टिश्यू है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर, तुमने नाम सुने होंगे, 3 तरह से प्रेजेंट है। अगर एक स्टेम बना इस तरह से, शूट अपाइकल, तो नीचे रूट अपाइकल, यानी पहला तो हो गया अपाइकल मेरिस्टम, जिसमें 2 टाइप, रूट अपाइकल और शूट अपाइकल। फिर बेटा यहाँ साइडों में प्रेजेंट है, इसे क्या कहेंगे, लेटरल मेरिस्टम। क्या पढ़ेंगे, लेटरल। देखो ये तो इंक्रीज कर रहे हैं प्लांट की लेंथ, और ये इंक्रीज कर रहे हैं प्लांट की विड्थ, ठीक है ना, यहाँ उसको बोलते हैं चौड़ाई इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर। अब देखें यहाँ स्टेम में क्या नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, ये शूट अपाइकल और रूट अपाइकल अगर इसको नीचे से इलोंगेट कर रहे हैं, तो क्या ये भी तो इलोंगेशन होना चाहिए। रबर खिंचता क्यों है, अगर मैं दोनों तरफ से स्ट्रेच कर रहा हूं तो क्या बीच में से भी तो स्ट्रेच हो रहा है, बीच में से स्ट्रेच हो रहा है। तो यहाँ पे नोड्स के यहाँ पे जो मेरिस्टम प्रेजेंट है उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या कहते हैं, यानी मेरिस्टम 3 टाइप का बेटा, अपाइकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये दोनों हेल्प कर रहे हैं किसमें, लेंथ को बढ़ाने में, और जो लेटरल मेरिस्टम है वो क्या कर रहा है, प्लांट की विड्थ बढ़ा रहा है। तो यहाँ से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ये कंटिन्यू क्या करती है, डिवाइड करती है, और जब ये डिवीजन का लॉस कर देती है, और एक पर्टिकुलर, अभी इनके पास
और कोई फंक्शन नहीं, इनको केवल क्या करना है, ये बस नंबर बढ़ाओ और क्या करो, ग्रोथ करो, यानी माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे डिवीजन देखो, एक तो होता है सेल डिवीजन और एक होता है सेल डिफरेंशिएशन। क्या होता है? सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। डिवीजन करने के बाद अगर सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑक्यूपाई कर ले तो फिर वो डिवाइड करना बंद कर दे। क्लियर नहीं? क्या मेरे को क्या जीवन का उद्देश्य मिल गया कि मेरा एक पर्टिकुलर फंक्शन है, डिवीजन करते करते ही उसको उसने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर लिया, तो फिर वो कौन से टिश्यू बनाती है? परमानेंट टिश्यू। ह्यूमंस में भी होगा सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन हो गया मतलब वो अब वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। हाँ, इधर से सर अगर ये डैमेज हो गई तो कोई नहीं, मेरिस्टेमेटिक से वापस क्या नहीं बन जाएगी, ये इधर डिवीजन कर रही है। तो यहाँ ये सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है तो क्या होगा बेटा, वो बन जाएगी परमानेंट। जैसे परमानेंट टिश्यू में देखें, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेर। पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी। ना जो हस्क है कोकोनट का, कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेनकाइमा। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अगर यहाँ से बात करें कॉम्प्लेक्स की, जाइलम और फ्लोएम। तो इन्होंने फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लिया कि मेरा ये काम है, तो ये मेरिस्टेमेटिक से किसमें चले गए, परमानेंट में। सर इतना क्यों बता रहे हो? क्योंकि यहाँ इस मेरिस्टेमेटिक का रोल आएगा। अब देखें, तो प्लांट की कुछ ऐसी सेल्स होती है जो पूरा क्या बना सकती है, नया प्लांट। अब मुझे एक चीज बताओ, वो सेल मेरिस्टेमेटिक होगी या परमानेंट होगी? मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि एक सेल या ऐसे समझ लो टिश्यू, हम कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स लेंगे और उससे पूरा नया प्लांट बनाएंगे। यानी सबसे पहले तो उसमें ग्रोथ की कैपेसिटी होनी चाहिए, और ग्रोथ करके फिर वो अपने एक एक फंक्शन ऑक्यूपाई करके परमानेंट में कन्वर्ट होकर पूरा क्या बना ले, प्लांट बना ले। अब देखें, हम प्लांट का जो टिश्यू यूज करेंगे उसे कहते हैं एक्सप्लांट। क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो मैंने क्या बताया कि द सेल्स और टिश्यू ऑफ द प्लांट हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू प्लांट। और वो जो टिश्यू हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे? एक्सप्लांट। क्या कहेंगे? एक्सप्लांट। सर कल्चर का मतलब बेटा एक न्यूट्रिटिव मीडियम। कल्चर का मतलब एक न्यूट्रिटिव मीडियम। देखें, इसमें प्रेजेंट है न्यूट्रिटिव मीडियम। क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिटिव मीडियम, जिसे हम कल्चर कहते हैं। प्लांट का टिश्यू निकाला, उसका क्या नाम है? एक्सप्लांट। इस एक्सप्लांट को हम इसके अंदर रखेंगे। ये टिश्यू है बेटा, क्या है? टिश्यू। सेल नहीं, हमने टिश्यू निकाला, नाम ही क्या चल रहा है? टिश्यू कल्चर। यानी कल्चर मीडियम में हम टिश्यू की ग्रोथ करा रहे हैं नया प्लांट बनाने के लिए। यहाँ ये टिश्यू यानी कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसा समझ लो टिश्यू। इसका नाम है एक्सप्लांट। क्या नाम है? एक्सप्लांट। अब देखिए इसके अंदर इसकी ग्रोथ होगी, तो ये न्यूट्रिटिव मीडियम में क्या होगा सर? क्या इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं? अरे ऐसे हार्मोन्स या ऐसे केमिकल्स जो प्लांट की क्या कराते हैं? ग्रोथ कराते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे ये बेटा सबसे पहले तो कुछ, अभी हमने टिश्यू लिया है, इसके अंदर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होंगे। क्या होंगे? सेल डिवीजन। और ये बन जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब इसका भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं हुआ, बस ऐसे सेल्स का ऐसे मास इकट्ठा हो गया। क्लियर ना? कोई फिक्स शेप साइज कुछ भी नहीं है, बस सेल का ऐसे मास इकट्ठा हो गया इसके अंदर। इसे नाम देंगे बेटा हम कैलस। क्या नाम देंगे? कैलस। CALLUS। तो ये जो टिश्यू लिया इसका नाम तो था एक्सप्लांट, यहाँ इसका क्या नाम है? कैलस। कोई दिक्कत? अब यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब से हम कैलस को निकालेंगे, या इस मीडियम से कैलस को निकालेंगे और उसको कहाँ रखेंगे? दूसरे मीडियम में। तो ये समझ लो ये दूसरा मीडियम है। क्लियर? इस दूसरे मीडियम में कुछ ऐसे PGR होंगे जो इसमें किसका इनिशिएशन करा देंगे? रूट का। जैसे ऑक्सीजन हो सकता है। EGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें कुछ ऐसे PGRs होंगे जो इसमें किसका इनिशिएशन करा देंगे? रूट का। कुछ दिनों बाद हम इसको यहाँ से वापस निकाल के किसी और मीडियम में डालेंगे जहां इसमें किसका इनिशिएशन हो जाएगा? शूट का। किसका? शूट का। स्टेम, अभी शूट बोले। क्लियर ना? ऐसे समझो कि जैसे ये कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा, ये क्या बन रही है? रूट्स। और यहाँ क्या किसका फॉर्मेशन चालू हो गया? शूट का। कोई दिक्कत? क्लियर? ये कंप्लीट होने के बाद हम इसको थोड़े दिन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखेंगे। कहाँ पे? नर्सरी में। कहाँ पे? नर्सरी में। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको कहाँ रिलीज कर देंगे? फर्स्ट में नहीं डालेंगे, नर्सरी के बाद। इसको फील्ड में है ना, नर्सरी के बाद फर्स्ट में, फील्ड में, ग्राउंड में है ना, क्रॉप फील्ड, या जहाँ पे भी हमको इसको ग्रो कराना वहां हम इसको क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ से सवाल क्या बनता है? सबसे पहले तो यहाँ से पूछे जाते हैं कि टिश्यू कल्चर के क्या क्या एडवांटेजेस है। सुनना, टिश्यू कल्चर का पहला एडवांटेज ये कि मैं वायरस फ्री प्लांट ग्रो कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से जो टिश्यू ले रहा हूँ बेटा, वो मैं ले रहा हूँ मेरिस्टेमेटिक। क्या ले रहा हूँ मैं? मेरिस्टेमेटिक। क्या मेरिस्टेमेटिक एक ग्रोथ टिश्यू है, और इसकी एक खास बात ये होती है कि ये वायरस फ्री होता है। कैसा होता है? कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, नई नई सेल्स बन रही है, वायरस फ्री। इसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं है। तो जो मेरा बनने वाला प्लांट है वो भी कैसा? कोई भी वायरस फ्री, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से डिजीज फ्री प्लांट। कैसा प्लांट? डिजीज फ्री प्लांट। क्योंकि मैंने यहाँ क्या सेलेक्ट किया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मोस्ट कॉमनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेलेक्ट किया जाता है, रूट का या शूट का ले लो। दूसरा पॉइंट, क्या एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही मैं बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकता हूँ?
जितना टाइम क्रॉप को फील्ड में ग्रो करने में लगेगा, यहाँ उतनी देर में तो पता नहीं कितने प्लांट्स ग्रो, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो कर देंगे उतने टाइम में जितना एक पूरा क्रॉप टाइम लेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिटिव मीडियम, प्रोटेक्टिव कंडीशन, हर चीज दी जा रही है। तो पहला फायदा तो ये था कि प्लांट कैसा बन सकता है, मैं बता रहा हूँ एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर की, प्लांट डिजीज फ्री बन सकता है। दूसरा, शॉर्ट टाइम पीरियड में ही क्या मेनी प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, अरे कोई दिक्कत, क्लियर। तीसरा देखें, इसे हम हमारी लेबोरेटरी में बना रहे हैं, तो क्या कोई एक्सटर्नल एडवर्स कंडीशन का इस पर फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो नेचर में कभी ग्रो करता है तो हो सकता है उस प्लांट की ग्रोथ होने से पहले डेथ हो जाए, हेवी रेन हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला। पर इसे हम प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट लेबोरेटरी में बना रहे हैं, तो इस पे एनवायरमेंटल एडवर्स, जो एडवर्स इफेक्ट है किसके, एनवायरमेंट के, एडवर्स इफेक्ट है किसके बेटा, एनवायरमेंट के, क्या वो इसको देखने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन द प्लांट इनिशियल। बेटा थोड़ी ग्रोथ कर ली तो फिर तो वो झेल लेगा। सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि छोटी, अगर अभी वो इतना ग्रोथ नहीं हुई है, छोटी साइज का प्लांट या कहते हैं कम उम्र का, तो अगर वो डैमेज हो गया तो फिर दिक्कत। एक बार उसने रूट्स और अगर वो ग्रोथ करने लग गया तो फिर वो टॉलरेट कर लेगा किसको, एडवर्स कंडीशंस को। तो यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स का या प्लांट्स का डैमेज इस वजह से होता है, एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन की वजह से। पर ये तो हम लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे हैं। तो तीसरा एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर का, कि the plant or the crops whatever you are growing can be protected from the adverse effects of the environment, क्योंकि हम इसे लैब में ग्रो करते हैं। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए, डिजीज फ्री, शॉर्ट टाइम में बहुत सारे प्लांट्स को, नो एडवर्स इफेक्ट। अब चौथा पॉइंट सुने, क्या इतने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मुझे ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी? नहीं रहेगी। कंपेरिजन, वो ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। जब हम सॉइल के अंदर किसी सीड का प्लांट करते हैं, किसी सीड को हम सॉइल के अंदर डालते हैं, तो हमें कुछ गैप के साथ डालना पड़ता है। रीजन, क्योंकि वहां कंपटीशन क्रिएट नहीं। अगर तुमने पास में सीड डाल दिए तो उनमें स्पेस का कंपटीशन हो जाएगा, लाइट का कंपटीशन हो जाएगा, वाटर का कंपटीशन हो जाएगा, एयर, न्यूट्रिशन सबका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपटीशन। तो जब भी फार्मर सीड डालता है तो थोड़े थोड़े, जैसे एक सीड यहाँ डाला, फिर दूसरा आगे, फिर तीसरा आगे, क्योंकि उसे पता है जब क्रॉप उगेगी तो वो तो बड़ी होगी ना। अगर पास रख दिया तो फिर उनमें क्या क्रिएट होगा? कंपटीशन, न स्पेस मिलेगी, लाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी। अरे इधर सुन लो, स्पीशीज आपस में कंपीट, रिलेशन क्या, इंटरस्पेसिफिक रिलेशन। इंटरस्पेसिफिक रिलेशन मतलब दो स्पीशीज के बीच में रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा होता है, उसे कहते हैं कॉमेंसलिज्म। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिज्म में फर्क है। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि तू नहीं होगा तो नहीं चलेगा, सिम्बायोटिक नहीं, तू नहीं होगा तो मैं नहीं चलूंगा, जैसे कि माइकोराइजा, लाइकेन्स, ये सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। तो यहाँ से ये रिले, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। अगर एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा हो तो उसे कहते हैं कॉमेंसलिज्म। क्या कहते हैं? कॉमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म में एक को फायदा दूसरे को नुकसान, प्रीडेशन में एक को फायदा दूसरे को नुकसान। तो यहाँ प्रीडेशन नहीं है, यहाँ कंपटीशन है। कंपटीशन में हमेशा दोनों को नुकसान होता है। कोई भी दो स्पीशीज कंपीट करे, देखो कंपटीशन का बहुत सुंदर सा एग्जांपल है यहाँ पे। जब 12th में टॉपिक पढ़ाया जाता है वहां ये कहा जाता है कि कंपटीशन नेचर में किस चीज के लिए क्रिएट होता है? फूड और स्पेस के लिए। कि कोई भी दो स्पीशीज आपस में लड़ रही है, कंपटीशन हो रहा है, तो फूड और स्पेस के लिए हो रहा है, दोनों को नुकसान होता है। कंपटीशन में हमेशा दोनों को नुकसान होता है। पर यहाँ जरूरी नहीं है। एक बार ऐसे एम्स में सवाल आया था कि हर बार क्या फूड और स्पेस के लिए कंपटीशन क्रिएट हो सकता है? क्या इसके अलावा और भी कहीं कंपटीशन क्रिएट हो सकता है? हो सकता है। जैसे एग्जांपल समझे यार, जैसे जंगल है, यहाँ बेटा कुछ हिरण घूम रहे हैं ना, डियर, हिरण, ये ना, हिरण घूम रहे हैं, देखें इधर से बेटा इनको खाने आ गए भेड़िए। यार ना, कौन खाने आ गए? भेड़िए। ध्यान से समझे इस केस को, बोल। ये सूचना मिली राजा जी, ये भी इधर से निकल पड़े अपनी टीम ले इधर से। अब देखें बेटा, इमेजिन करें सिचुएशन, दोनों आ रहे हैं, धूल उठ रही है दोनों तरफ से, क्लियर ना? पक्षियों की चहचहाट चालू हो गई, इधर से तो वैसा लोयन आ रहे हैं, इधर से भेड़िए आ रहे हैं, और बीच में कौन फंस गए? हम तो गए, फिर भी बच जाएंगे, देखना कैसे, कुछ नहीं होगा। ये आ रहे हैं बेटा, देखें मिट्टी उठ रही है, क्लियर ना? अचानक से वो स्कॉर्पियो रुकती, वैसे इन्होंने ब्रेक लगाए, यार ब्रेक लगाए, धूल हुई, ये दोनों आपस में लड़ लिए और ये निकल के चले गए। खाना इतना था कि दोनों मिल बांट के खा सकते थे, फिर भी नेचर में क्या आया? कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन आया ईगो का। किसका? ईगो का। एक सुपीरियर स्पीशीज कभी ये नहीं चाहती कि एक इंफीरियर स्पीशीज उसके आंखों के सामने शिकार करे। कंपटीशन ये एक्सट्रीम केसेस है, बाकी कंपटीशन क्रिएट होता है किसका? स्पेस और फूड का, ये रिक्वायरमेंट्स का। तो यहाँ अगर हम इसे सॉइल में प्लांट को ग्रो करते हैं तो सीड्स को दूर दूर लगाना पड़ता था कि कंपटीशन क्रिएट नहीं हो।
तो यहाँ से एक बेनिफिट और बनता है टिश्यू कल्चर का कि कम स्पेस के अंदर मैं बहुत सारे प्लांट्स को क्या कर सकता हूँ बेटा, ग्रो कर सकता हूँ। यार ना, रिक्वायर्स लिटिल स्पेस एज कंपेयर टू फील्ड, ऑब्वियसली लिटिल स्पेस। कोई दिक्कत यार? ये एडवांटेजेस है किसके? टिश्यू कल्चर के। किसके? टिश्यू कल्चर के। अरे ठीक है। हाँ, इसमें डिजीज फ्री है तो मतलब हर प्लांट ही डिजीज फ्री होना चाहिए ना? हाँ तो हम अगर इससे बना रहे हैं तो डिजीज फ्री है। तो नॉर्मल प्लांट भी होना चाहिए, हर प्लांट क्यों? में नहीं, मेरिस्टेमेटिक है, लेकिन फिर वो बाद में तो कन्वर्ट हो रहा है परमानेंट में, फिर उसको इफेक्ट करेगा। इसमें परमानेंट नहीं होता, परमानेंट बनेगा, लेकिन हम उससे पहले प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखें ना। एक इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा स्टेट होती है ग्रोथ स्टेट, उस टाइम सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उस टाइम हमने इसे नर्सरी में रख रखा, फिर ये जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा हम इसे कहाँ रिलीज करेंगे? क्रॉप्स में। कहाँ रिलीज करेंगे? क्रॉप्स में। तो इस वजह से इसमें ये चांसेस है कि हम डिजीज फ्री प्लांट। क्लियर? और बाहर से देखो कोई एक्सटर्नल डिजीज हो रही है उसको तो प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन एक प्लांट के अंदर ही पहले से डिजीज, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने टिश्यू कौन सा लिया? मेरिस्टेम। अरे कोई दिक्कत? तो ये है बेटा, लास्ट देख लें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये हमने क्या पढ़े? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और उसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन खत्म। तो फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। लास्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया खत्म। जैसे फिजन फ्रेगमेंटेशन था ना, वैसे ही अगला कौन है? स्पोर फॉर्मेशन। देखिए बेटा, ये मोस्टली देखने को मिलता है किसके अंदर? फंगस के अंदर। किसके अंदर? फंगस। और एक कॉमन बहुत ही फंगस है जिसे जाना जाता है ब्रेड मोल्ड के नाम से। किस नाम से? जो आपकी रोटी या ब्रेड पे आती है, इसका बोटेनिकल क्या? फंगस प्लांट। बोटेनिकल नेम है इसका स्पाइरोगाइरा। क्या नाम है? राइजोपस। सॉरी, क्या नाम है इसका? राइजोपस। ब्रेड मोल्ड, क्लियर? राइजोपस कॉमनली कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। जो रोटी पे और इन पे आपको फंगस दिखती है उसका नाम है राइजोपस ब्रेड मोल्ड। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है किस फॉर्म में बेटा? स्पोर फॉर्मेशन में। तो हम सबसे पहले एक फंगस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, एक फंगस कुछ इस तरह से है। ये जो इसके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, इसे कहते हैं हाइफा। क्या कहते हैं? हाइफा, या फिर हाइफे भी कह सकते हैं, प्लूरल है। क्या कह सकते हैं इसे? हाइफे। इसके ऊपर ग्रोथ होती है बेटा एक नोब लाइक स्ट्रक्चर की। किसकी ग्रोथ होती है? नोब लाइक स्ट्रक्चर की। इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। या प्लूरल में इसको क्या कह सकते हैं? स्पोरेंजिया। क्या कह सकते हैं? स्पोरेंजिया। बहुत सारे होते हैं ये से। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फंगस का, इसे कहते हैं हाइफे। हाइफा यानी सिंगुलर और हाइफे यानी बहुत सारे प्लूरल। और इसके ऊपर ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। वही चीज, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लग जाते हैं, इन्हें कहते हैं स्पोर्स। क्या कहते हैं? स्पोर्स। किसके अंदर डेवलप हो रहे हैं ये? स्पोरेंजियम के अंदर। कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। कब अनफेवरेबल कंडीशन? कभी कोई पूछ ले तो कहते हैं फूड वाटर प्रॉपर नहीं है, टेम्परेचर का अगर एक्सट्रीम है, क्लियर ना? फूड वाटर ये सब अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा और टेम्परेचर एक्सट्रीम है, ये दो मेन अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बेटा ये जो फंगस है, इसके जो स्पोरेंजियम है, इसके ये प्रोटेक्ट करती है और इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनका क्या नाम है? स्पोर। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स क्या करते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाते हैं बेटा, ये डिस्पर्स हो सकते हैं सीड की तरह। अरे स्पोर्स है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है फंगस। ये सीड्स की तरह यहाँ से क्या हो सकते हैं? डिस्पर्स। और डिस्पर्स हो गए कहीं और जाके वहां क्या बना देंगे? नहीं, फंगस। तो ये भी एक तरह का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ बोलो, किसके थ्रू हुआ है? स्पोर के। जैसे एक फंगस को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन कैसी है? मॉइस्ट एनवायरनमेंट, नमी। बारिश के दिनों में फंगस बहुत जल्दी आती है, चाहे वो स्किन हो, या ना? स्किन में जो ये रिंगवॉर्म है, ये फंगस है, फंगल डिजीज है। फंगस है, दांत खाज खुजली, जो रिंगवॉर्म तो फंगस है, ये फंगस है। तो बारिश की, तो इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ह्यूमिड एनवायरनमेंट मतलब मौसम में नमी है और टेम्परेचर ज्यादा, इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। क्लियर ना? मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, गर्म है एनवायरनमेंट, तो उसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो ये फेवरेबल कंडीशन होगी, उसमें स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगा और स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। तो अनफेवरेबल में हर आदमी खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। प्लाज्मोडियम ने सिस्ट बना दी, तो बेटा वो देखे अनफेवरेबल कंडीशन आई तब उसने मेहनत की, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई उसको क्या मिल गया? परिणाम मिल गया। तो आप भी अनफेवरेबल कंडीशन आए तो उसमें मेहनत करें, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी उसमें क्या मिल जाएगा? आपको परिणाम मिल जाएंगे। हाँ, ये वाले परिणाम नहीं मिलेंगे, पर क्लियर? अनफेवरेबल कंडीशन में लग रहा था कि फंगस कुछ नहीं कर रही है, पर अंदर क्या बना लिया? स्पोर्स।
लग रहा था प्लाज्मोडियम कुछ नहीं कर रहा, अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर करके बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनाए। शेयर कहते हैं ना कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से करोगी तुम्हारी सफलता शोर मचा, मेहनत भी नहीं पड़नी चाहिए, हमने मेहनत की, रिजल्ट है मेहनत इतनी खामोशी से करें कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कोई दिक्कत? तो ये है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें अगर एक और चीज पूछ ले कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या, ये तो मैंने टिश्यू कल्चर के एडवांटेज बताए थे, अगर कोई पूछ ले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या एडवांटेज है तो सुनना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये एडवांटेज है कि क्या मैं किसी भी प्लांट के कैरेक्टर्स को मेंटेन रख सकता हूँ। एक प्लांट था मेरा मैंगो का, मैं उसको वापस ग्रो कर रहा हूँ कैसे, वेजिटेटिव मेथड से। किससे? वेजिटेटिव मेथड। तो क्या जो उसके कैरेक्टर थे वो के वही आएंगे, क्योंकि मिक्सिंग तो हुई नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो जेनेटिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्या बनी रहती है बेटा? जेनेटिक स्टेबिलिटी। क्लियर? जेनेटिक स्टेबिलिटी की वजह से सुने क्या होता है, क्या कैरेक्टर्स बने हुए रहेंगे। जो मैंगो का प्लांट था या कोई भी प्लांट था, उसमें जो पेरेंट में जो कैरेक्टर थे वही वापस किस में आ जाएंगे, क्योंकि मिक्सिंग तो हुई नहीं, वो का पूरा 100% जेनेटिक मटेरियल तुमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन में। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी रहती है और क्या होता है बेटा, कैरेक्टर्स रिटेन रहते हैं, कैरेक्टर्स रिटेन रहते हैं। दूसरा सुने, जो तुम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट ग्रो करोगे, क्या उस पे फ्रूट्स और फ्लावर्स जल्दी आ जाएंगे? हाँ, क्योंकि तुमने सीड नहीं लगाया। सीड लगाते तो उसका जर्मिनेशन होता, रूट आती, शूट बनती, बड़ा होता, फोटोसिंथेसिस होता, उसकी एज होती, फ्लावर करता, फिर फ्रूट देता। लेकिन यहाँ तो तुमने ऑलमोस्ट आधा 70% प्रोसेस कंप्लीट किया, फिर नया प्लांट ग्रो कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट्स और लीव्स या फ्रूट्स, या उनमें क्या कह सकते हैं इनको, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, क्या उनमें अर्ली आ जाएंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट। क्लियर ना? देखेंगे द प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बियर fruits and flower early as the normal plant. The plants grown by vegetative propagation bear fruits and flower early than the normal plant. ये किसके बेनिफिट्स है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। और वो बेनिफिट्स किसके बताए थे? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, पर उसके अलग ही बेनिफिट्स, क्योंकि वो लेबोरेटरी में क्रिएट हो रहा है। और यहाँ ये बाकी जितने भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उनके बेनिफिट्स, जेनेटिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, यानी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बने रहेंगे, उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं रिटेन। फ्रूट्स और फ्लावर उन प्लांट्स में जल्दी आएंगे। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, अगर कोई ऐसे फ्रूट जो अपने सीड बनाने की कैपेसिटी को लॉस कर चुके हैं एवोल्यूशन के साथ, जैसे बनाना, तो उसमें कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर? उसमें अलग और आता है एक पार्थेनोकार्पी, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी ऐसे और कैसे उगेगा सीड्स? आरटीपीसीआर, या तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहा है, और अगर किसी को बनाना